नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने सब्सिडी को पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम नकद लेन देन या कैश ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे एवं समझेंगे। नगद लेन देन को पढ़ने एवं समझने के लिए हमें प्रत्यक्ष सब्सिडी एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए सब्सिडी का जो बचा हुआ भाग है अर्थात प्रत्यक्ष सब्सिडी एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी, सबसे पहले हम उन्हें पढ़ेंगे, फिर हम नगद लेन देन को पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं हम यहाँ पर अप्रत्यक्ष सब्सिडी से। देखिए, अप्रत्यक्ष सब्सिडी वह सब्सिडी होती है जो सीधे लाभार्थी को ना देकर वस्तु या फिर सेवा के उत्पादक, किसको, कोई वस्तु है या सेवा है उसके उत्पादक को या फिर वितरक को या फिर वो उसके उत्पादक किसी कंपनी को या फिर संस्था को दी जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं खाद्य सब्सिडी की, तो यहाँ पर ये जो है वित्तीय सहायता FCI को दी जाती है और FCI फिर बहुत निम्न दरों पर गरीबों को खाद्यान्न क्या करता है, उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो वित्तीय सहायता है वो सीधे लाभार्थियों को ना देकर किसको दी गई, यहाँ पर FCI को। फिर FCI ने क्या किया, FCI ने वह जो सब्सिडी है वो कम दाम पर जो है गरीबों को प्रदान की। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष सब्सिडी कहते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वह सब्सिडी जो सीधे लक्षित समूह को प्रदान ना करके वस्तु या सेवा के उत्पादक, वितरक, कंपनी या संस्था को प्रदान की जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष सब्सिडी कहते हैं। और इस सब्सिडी की विशेषता क्या होती है कि अप्रत्यक्ष सब्सिडी में किसी भी वस्तु या सेवा जो है लाभार्थी को पहले ही बाजार से कम कीमत पर क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं यहीं पर बात करता हूं कि जैसे अगर अनाज पर प्रत्यक्ष सब्सिडी होती तो सबसे पहले लाभार्थियों को क्या करना पड़ता, बाजार कीमत पर जो है गेहूं या चावल खरीदना पड़ता, परंतु यहाँ पर अप्रत्यक्ष सब्सिडी FCI को दे दी जाती है और FCI फिर इसी अनाज को क्या करता, बहुत कम 2 या 3 रुपए के दाम पर उसको लोगों को दे देते हैं। अर्थात प्रत्यक्ष सब्सिडी में लाभार्थियों को पहले ही बाजार कीमत से कम कीमत पर उत्पाद, चाहे वो खाद्यान्न हो, वस्तु हो या सेवा, प्राप्त हो जाती है। राइट। अब हम यहाँ पर अप्रत्यक्ष सब्सिडी की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो अप्रत्यक्ष सब्सिडी की पहली विशेषता ये है कि यह कैसी होती है, प्रतिगामी होती है। क्योंकि अप्रत्यक्ष सब्सिडी जो है वो उत्पादक, वितरक को दी जाती है या कंपनी को दी जाती है। अर्थात जिन वस्तुओं एवं सेवाओं पर अप्रत्यक्ष सब्सिडी दी जाती है उनका उपभोग जिसके द्वारा जितना किया जाएगा उतना ही लाभ क्या होगा, उस लाभार्थी को मिलेगा। यही कारण है कि इन वस्तुओं या जो सेवाएं हैं इनका लाभ गरीबों की अपेक्षा अमीर अधिक लेते हैं। इसीलिए यह कैसी होती है, प्रतिगामी प्रकृति की होती है और इसका जो लाभ है वो अमीरों को अधिक मिलता है और अमीरों की अपेक्षा इसका लाभ गरीबों को कम मिलता है। ये हम सीधा कहते हैं कि जो अप्रत्यक्ष सब्सिडी है, जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे ही सब्सिडी का लाभ भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। या हम ये कहें कि जैसे जैसे सब्सिडाइज्ड जो वस्तुएं होती हैं या सेवाएं होती हैं उनका उपभोग जितना ज़्यादा होता है उतना ही सब्सिडी का क्या होता है, लाभ भी बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं विद्युत सब्सिडी की, अब आपको पता है कि सरकार सब्सिडी युक्त विद्युत उपलब्ध कराती है। अब इस स्थिति में क्या होता है कि हमारे देश में विद्युत सब्सिडी का लाभ 70% को ही मिल पाता है, क्योंकि बाकी के जो 30% हैं उनके पास में विद्युत कनेक्शन ही नहीं है। तो अब आप सोचिए कि हमारे देश के कई ऐसे वन क्षेत्र हैं, कई ऐसे ग्रामीण या दुर्गम क्षेत्र हैं जहां पर बिजली पहुंच ही नहीं पाई है या वहां के लोगों के पास में जो है विद्युत का कनेक्शन ही नहीं है। जब विद्युत का कनेक्शन ही नहीं होगा तो फिर वो विद्युत का उपयोग नहीं कर पाएंगे और फलस्वरूप उनके पास में सब्सिडी पहुंचेगी ही नहीं। अर्थात यह केवल और केवल 70% को ही मिल पाती है।
वहीं अगर हम 30% की बात करें तो ये 30% गरीब एवं वंचित लोग हैं, ये सब्सिडी का लाभ ही नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि इनके पास में कनेक्शन ही नहीं होता है। और एक चीज़ और अगर हम यहाँ पर देखें तो मैंने कल भी बताया था कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो पंखा, कूलर या उनके पास में विद्युत उपकरण क्या होते हैं, कम होते हैं, इसीलिए वो विद्युत का खपत भी क्या करते हैं, कम करते हैं। लेकिन जो अमीर वर्ग होता है उसके पास में विद्युत उपकरणों की लाइन होती है या कतार होती है, और वो ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, खपत करते हैं। और जितना ज़्यादा खपत करेंगे उतना ज़्यादा उनको सब्सिडी का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। यही कारण है कि यह प्रतिगामी प्रकृति की होती है। वैसे अगर हम बात करते हैं ईंधन सब्सिडी की, तो ईंधन सब्सिडी का भी यही हाल है। उज्ज्वला योजना से पहले हमारे देश में जो गरीब होते थे, राइट, तो जो सबसे गरीब परिवार थे उनके केवल और केवल, पहली चीज तो ये है कि सबसे गरीब परिवारों में से केवल 50% परिवार ही एलपीजी सब्सिडी का केवल और केवल 25% ही क्या करते हैं, उपभोग कर पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो गरीब परिवार है, तो भारत के जितने भी गरीब परिवार हैं उनमें 25% के पास ही क्या है, एलपीजी का कनेक्शन है। और उसमें से भी जब एलपीजी का कनेक्शन ले लेते हैं तो उसके बाद में भी हर मंथ या 2 मंथ में जो एलपीजी का जो सिलेंडर भरवाने की बात आती है तो उसको केवल और केवल 1/4 लोग ही क्या करते हैं, उसको फिल करवाते हैं, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो एलपीजी सब्सिडी का जो लाभ है वो 1/4 लोगों को ही क्या होता है, मिल पाता है, राइट। वहीं अगर हम बात करें उच्च आय वर्ग जो है वो अधिक ईंधन का खपत करता है, अतः उन्हें अधिक क्या मिलती है, सब्सिडी मिलती है। अब हो जाएगी यहाँ पर प्रत्यक्ष सब्सिडी। तो प्रत्यक्ष सब्सिडी ऐसी सब्सिडी होती है जो सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी को बैंक के खातों में, पोस्ट ऑफिस खातों में या फिर अन्य माध्यम द्वारा किस रूप में, नगद रूप में प्रदान की जाती है। अर्थात इसमें सरकार सब्सिडी को किसी वस्तु या सेवा के उत्पादक, वितरक या किसी कंपनी को नहीं देती है, बल्कि प्रत्यक्ष सब्सिडी में जो सब्सिडी राशि होती है वह सीधे लाभार्थी को या तो उनके बैंक खातों में या पोस्ट ऑफिस के खातों में या अन्य माध्यम जैसे चेक के माध्यम से जो है वो लाभार्थियों को प्रदान की जाती है, राइट। और वर्तमान समय में चूंकि ये बैंक के खातों में ये बैंक के खातों में ट्रांसफ़र की जाती है, इसीलिए इससे जो लीकेज है या जो फर्जी लाभार्थी हैं उनको कम करने में आसानी होती है। इसलिए वर्तमान में सरकार इस ओर क्या है, प्रयत्नशील है कि जो जितनी भी अप्रत्यक्ष सब्सिडी है उसकी जगह पर प्रत्यक्ष सब्सिडी को जो है वो प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ ही इसका फ़ायदा ये भी है कि इसके लिए जो सरकार है वो सरकार आधार कार्ड से जो लिंक बैंक के खाते हैं या फिर बायोमेट्रिक पहचान के माध्यम से जो जेन्युइन खाते हैं या वास्तविक खाते हैं उनमें ही जो है सब्सिडी क्या करती है, हस्तांतरित करती है, जिससे भ्रष्टाचार में भी रोक होती है, लीकेज में भी रोक होती है। इसके साथ ही जो फर्जी लाभार्थी होते हैं, राइट, घोस्ट बेनिफिशरीज होते हैं, वो भी इससे क्या होते हैं, कम होते हैं। अब अगर हम यहाँ पर प्रत्यक्ष सब्सिडी के उदाहरण देखें तो जैसे यहाँ पर हो जाएगा छात्रवृत्ति अनुदान, सीधे विद्यार्थियों के खाते में पेंशन अनुदान हो जाएगा, एलपीजी क्या हो जाएगी, सब्सिडी हो जाएगी। अब हमने पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में जो है सब्सिडी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। भारत में सब्सिडी का दुरुपयोग हो रहा है और इस दुरुपयोग को रोका जाना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है हो सकता है कि 11 नंबर में या 5 नंबर में जो है प्रश्न पूछा जा सकता है कि सब्सिडी को नियंत्रित करने के उपाय सुझाइए, या सब्सिडी को नियंत्रित करने के लिए सुझाव दीजिए, या सब्सिडी को नियंत्रित करने के लिए उपाय बताइए। या फिर यही प्रश्न दूसरे रूप में कि सब्सिडी को कैसे अधिकतम लाभदायी बनाया जा सकता है, या फिर इसे सब्सिडी को दुरुपयोग रोकने के लिए उपायों का विवेचना कीजिए, इस रूप में पूछा जा सकता है। या फिर हो सकता है कि इसको इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि सब्सिडी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है एवं गड़बड़ियां हैं उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। कुल मिलाकर यह है कि गरीब जो सब्सिडी है, सब्सिडी को नियंत्रित करने के सुझाव या उपाय बताइए। ये जो सभी हैं ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो हम इस पर बहुत अच्छे से
पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जो सब्सिडी दुरुपयोग है, सब्सिडी दुरुपयोग के नियंत्रण के जो उपाय हैं, तो सब्सिडी नियंत्रण के प्रमुख उपायों की हम यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब समझिए, अगर हम बात करते हैं आरक्षण की या सब्सिडी की, तो ये दोनों ही लगभग क्या है, एक समान मुद्दे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने किसी सरकार ने एक बार किसी वस्तु या सेवा पर सब्सिडी देना प्रारंभ कर दिया, तो फिर वह अपने वोट बैंक के चलते उस सब्सिडी को वापस लेने में क्या करता है, कठिनाई महसूस करता है। इसीलिए हम सब्सिडी को बंद तो नहीं कर सकते हैं, या बंद की तो जा सकती है, लेकिन सरकारें इसके लिए प्रयास नहीं करती हैं। इसके लिए जो वैकल्पिक रास्ते हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सब्सिडी, इसीलिए जो सब्सिडी है वो एक जटिल समस्या मानी गई है, जिसे नियंत्रित करने के लिए एक उपयुक्त रणनीति होनी चाहिए, जिसको हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, मैंने कल बताया था कि जो मेरिट सब्सिडी होती है वो बड़े सामाजिक वर्ग को केंद्रित होती है, और जो नॉन मेरिट सब्सिडी होती है वो एक छोटे सामाजिक वर्ग को केंद्रित करती है। इसीलिए जो नॉन मेरिट सब्सिडी है उसको कम करने पर ध्यान देना चाहिए, और उसकी जगह पर जो व्यापक सामाजिक हित है उसके लिए मेरिट सब्सिडी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर कि जो सब्सिडी है वो अंतिम वस्तु एवं सेवा पर ही दी जानी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम यहाँ पर कहें कि सरकार किसी भी लिए, जैसे अगर मिड डे मील की बात हो जाएगी, तो सरकार अगर हो सकता है कि विद्यार्थियों को मिड डे मील के लिए अनाज दे, तेल दे, राशन दे, तो हो सकता है कि उसका वास्तविक उपभोग ना हो। इसीलिए सरकार को अंतिम उत्पाद के रूप में, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के रूप में ही सब्सिडी को देना चाहिए। तीसरा यहाँ पर हो जाएगा अप्रत्यक्ष सब्सिडी की जगह पर प्रत्यक्ष सब्सिडी को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि अप्रत्यक्ष सब्सिडी से लीकेज होना, भ्रष्टाचार की गुंजाइश होना या उस सब्सिडी का वास्तविक लाभार्थी तक पहुंच पाना मुश्किल होता है, क्योंकि इसके साथ ही अप्रत्यक्ष जो सब्सिडी होती है वो प्रतिगामी प्रकृति की भी होती है। इसलिए इसकी जगह पर प्रत्यक्ष सब्सिडी को अपनाया जाना चाहिए। अगला हो जाएगा कि सब्सिडी का जो प्रयोग है वो परिभाषित होना चाहिए कि हम किस सामाजिक वर्ग को क्यों सब्सिडी दे रहे हैं, एवं उसके जो आर्थिक उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए ही सब्सिडी दी जानी चाहिए। इसके साथ ही समय समय पर सब्सिडी के उद्देश्यों की समीक्षा भी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम उद्देश्यों की समीक्षा करेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सब्सिडी दी जा रही है, क्या वास्तव में वह उद्देश्य पूरा भी हो रहा है या नहीं। राइट, इसीलिए उद्देश्यों की समीक्षा व्यवस्था, जो समीक्षा व्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से बनाया जाना चाहिए। राइट, इसके साथ ही सब्सिडी की समय सीमा तय की जानी चाहिए कि किसी भी वस्तु पर या किसी भी सेवा की सब्सिडी वो 2015 से लेकर 2021 वर्ष के बीच में ही वो सब्सिडी दी जाएगी। जैसे हो सकता है कि भाई कोरोना काल में शिक्षा पर इसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा है, हो सकता है कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कोई अनुदान देना प्रारंभ करे, तो इसके लिए सरकार वो निर्धारित भी कर सकती है कि आगामी केवल 2 वर्षों तक यह शिक्षा के लिए इतना अनुदान दिया जाएगा। राइट, ताकि उस समय के बाद में वह योजना वो समाप्त हो जाए। राइट, इसके साथ ही मैंने बताया कि जो नई सब्सिडी है, किसी भी वस्तु या सेवा पर जो नई सब्सिडी है उसको बहुत सोच समझकर, बहुत विचार करके, विश्लेषण करके उसको प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर सब्सिडी शुरू हो जाती है तो बाद में वोट बैंक की वजह से या राजनीतिक कारणों की वजह से सरकार फिर उसे वापस नहीं ले पाती है, और इसको वापस लेना भी क्या होता है, कठिन होता है, क्योंकि लोग भी इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। राइट, इसके साथ ही अगर जैसे हम खाद्य सब्सिडी की बात करते हैं, तो खाद्य सब्सिडी में भी कई बार गरीबों को पहली चीज़ बहुत घटिया गुणवत्ता का अनाज वितरित किया जाता है। इसके साथ ही गरीब जो होते हैं वो
उस अनाज को सस्ते दरों पर जो है बाजार में बेच देते हैं और उसका उपभोग भी नहीं कर सकते हैं। इसकी बजाय ये हो सकता है कि सरकार जो है खाद्य कूपन जो है वो क्या करे, जारी करे, राइट। तो यहाँ पर जो बीपीएल कार्ड धारी हैं उनको खाद्य कूपन जारी किया जाना चाहिए, जिससे पीडीएस सिस्टम में जो लीकेज है उस पर हम नियंत्रण पा सकें। इसके साथ ही किसी भी सब्सिडी में या किसी भी योजना के क्रियान्वयन में अगर भ्रष्टाचार होता है तो समझ लीजिए उस योजना का जो है लाभ वो वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंच ही नहीं पाता है। इसीलिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रभावी कानून भी बनाया जाना चाहिए एवं उस कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु भी प्रयास किए जाने चाहिए। इसके साथ ही जो एफसीआई में व्यापक अगला जो पॉइंट है कि एफसीआई में जो बड़े पैमाने पर क्या है धांधली चल रही है या भ्रष्टाचार चल रहा है। जैसे कई बार गोडाउन जो एफसीआई के गोडाउन होते हैं उनके रखरखाव के लिए एक तो सरकार को बहुत खर्च करना पड़ता है, एक बहुत बड़े स्टाफ की आवश्यकता होती है। और कई बार आपने समाचारों में भी पढ़ा होगा कि कई बार थोड़ी सी भी बारिश होती है तो उससे जो एफसीआई के गोडाउन है उनमें गेहूं सड़ रहा है या चूहे खा रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से यहाँ पर इसका कंट्रोल नहीं है। इसीलिए जो घाटा है एफसीआई का भी जो घाटा है उसको भी हम कम कर सकते हैं। और वो कम कैसे किया जा सकता है, अगर जो खरीद है या जो संग्रह है, वितरण है या स्टॉक में अगर उसमें हम कार्यकुशलता लेकर आए, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करें तो एफसीआई के घाटे में भी कमी की जा सकती है। तो ये यहाँ पर हमने समझा कि सब्सिडी को नियंत्रित करने के उपाय के बारे में या फिर सब्सिडी को कैसे अधिकतम लाभदायी बनाया जा सकता है, इसको हमने बहुत अच्छे से समझा। अब हम नगद लेन देन या कैश ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो चूंकि हम अप्रत्यक्ष जो है अप्रत्यक्ष सब्सिडी में जो भी हानियां होती हैं या जो भी समस्या आती हैं उनके समाधान के रूप में हम यहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे। तो शुरू में देखते हैं हम यहाँ पर परिभाषा। देखिए, नगद लेन देन ऐसा वित्तीय लेन देन होता है जिसमें नगद के माध्यम से उपयोग या नगद का उपयोग करके उस तिथि पर ही जो है लेन देन को समाप्त किया जाता है। जैसे अगर आप देखें तो क्रेडिट कार्ड के तौर पर जब हम क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जब हम कोई भी शॉपिंग करते हैं तो उस समय पर जो है ट्रांजैक्शन जो होता है वो क्रेडिट कार्ड जिस संस्था ने जारी किया है और जो व्यापारी है उन दोनों के बीच में क्या होता है, हस्तांतरण होता है। और जो वास्तविक हस्तांतरण होता है वो फिर आपकी कार्ड एवं जिस बैंक में आपका खाता उससे होगा, अर्थात बाद में होता है वैसे चेक के माध्यम से। तो ऐसे कई माध्यम हैं जिनसे लेन देन बाद में भी सेटल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर नगद लेन देन की विशेषता ये होती है कि आप नगद के माध्यम से जो कुछ भी खरीदी कर रहे हैं या बिक्री कर रहे हैं उस वित्तीय लेन देन को आप कैश के माध्यम से उसी तिथि पर एवं उसी समय पर क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि नगद लेन देन एक ऐसा वित्तीय लेन देन होता है जहां नगद का उपयोग उस तिथि पर उस लेन देन जैसे खरीदी बिक्री को निपटाने हेतु किया जाता है। ये तो यहाँ पर हो गई नगद लेन देन की परिभाषा। अब नगद लेन देन की जो महत्व है वो किस में है, अभी हमने समझा अप्रत्यक्ष कर में। देखिए, जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं उसमें वित्तीय मितव्ययता को रखने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए या लीकेज को कम करने के लिए हमें नगद लेन देन का जो है वो विकल्प का प्रयोग करना पड़ता है। क्योंकि डीबीटी के माध्यम से चाहे सब्सिडी हो या जो सरकार अनुदान देती है या वित्तीय सहायता को हम नगद लेन देन के द्वारा सीधे लाभार्थी के खातों में क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, हस्तांतरित कर सकते हैं, जिससे भ्रष्टाचार में क्या आएगी, कमी आएगी एवं सब्सिडी की प्रक्रिया में पारदर्शिता होगी। इसके साथ ही जो नगद लेन देन है उससे जो घोस्ट बेनिफिशरीज हैं या हम ये कहें कि जो वास्तविक एक तरीके से जो फर्जी लाभार्थी हैं उनकी संख्या को भी हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है नगद लेन देन का वास्तविक जो महत्व है वो है कि डीबीटी के माध्यम से नगद लेन देन के द्वारा सब्सिडी, अनुदान एवं वित्तीय सहायता को नगद लेन देन के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचा देना,
जिससे भ्रष्टाचार में कमी हो, सब्सिडी की प्रक्रिया में पारदर्शिता आए और जो सरकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन सफल तरीके से हो सके। अब हम यहाँ पर नगद लेन देन के या कैश ट्रांसफर्स के क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर लाभ पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर कैश ट्रांसफर के लाभ के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा लाभ है वो किस में है, डीबीटी। यहाँ पर डीबीटी का मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, या जिसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, या जिसको हिंदी में सीधा लाभ हस्तांतरण भी कहते हैं। तो देखिए, जो सबसे बड़ा लाभ है वो किसमें है, डीबीटी के माध्यम से पीडीएस में भ्रष्टाचार को कम करना। अब हम इस पर देख चुके हैं कि देखिए, जो लोक वितरण प्रणाली है, राइट, लोक वितरण प्रणाली या पीडीएस सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर एफसीआई के गोदामों से खाद्यान्न जो होते हैं, अनाज जैसे गेहूं है, चावल है, उसको गरीबी में क्या किया जाता है, वितरित किया जाता है। लेकिन जब पीडीएस के माध्यम से जब अनाज का वितरण किया जाता है तो उसमें लीकेज होने की संभावना होती है। लीकेज का तात्पर्य क्या है कि कई बार तो जो लाभार्थी होते हैं वो वास्तविक लाभार्थी होते ही नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो वास्तविक रूप से गरीब है उसके पास में बीपीएल कार्ड होता नहीं है, और जिनके पास में अच्छी खासी ज़मीनें हैं लेकिन चूंकि उनके नाम पर नहीं होते हैं, इसलिए सरपंच एवं सचिव से साठ गांठ करके बीपीएल कार्ड जो है वो बना लिए जाते हैं, राइट। दूसरी चीज़ यहाँ पर भ्रष्टाचार भी क्या होता है, भ्रष्टाचार होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि पीडीएस के माध्यम से जो अनाज वितरित किया जाता है उसकी क्वालिटी या उसकी गुणवत्ता बहुत ही क्या होती है, घटिया होती है। कई बार ये जो गोडाउन होते हैं उसमें से जो व्यापारी भ्रष्टाचार के अपना खराब अनाज पीडीएस के गोडाउनों में बेच देते हैं और उसका जो अच्छा अनाज है उसको बाजार में जो है बेच दिया जाता है। तो लीकेज भी होता है, भ्रष्टाचार भी होता है, और इसमें क्या होती है, धांधली भी होती है। और पीडीएस के माध्यम से जो अनाज वितरण की भ्रष्टाचार या धांधली है, ये समस्या बहुत जटिल हो गई है, जिसको हम जो है अनाज वितरण में यहाँ पर क्या होता है, अपव्यय होता है, और एक तरीके से वित्तीय अपव्यय भी होता है। और इसका समाधान जो क्या है, नगद हस्तांतरण हो सकता है। नगद हस्तांतरण के माध्यम से जो पीडीएस तंत्र में जो क्या है, मितव्ययता है, मतलब अपव्ययता है या फिर अनियमितता है, गड़बड़ी है या लीकेज है, उसको हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ये जो है नगद लेन देन का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पर फायदा हो जाएगा। यहाँ पर कई अर्थशास्त्रियों का कहना यह है कि सरकार एमएसपी पर जो है, या हम ये कहें कि सरकार एमएसपी पर जो है गेहूं एवं चावल को खरीदती है, फिर एफसीआई उसको एक तरीके से बफर स्टॉक को मेंटेन करता है, उसको सुरक्षित रखता है, और सरकार को खरीदने से लेकर उस अनाज के भंडारण, उसको फिर ऋतुओं से बचाना, बारिश से, नमी से उसको बचाने में, उसको कंट्रोल में रखने में, नमी कंट्रोल में रखने में बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। और इसके साथ ही वितरण में भी क्या होती है, अनियमितता होती है। इसीलिए कई बार सुझाव दिया जाता है कि सीधा जो है जितने भी लाभार्थी हैं उनको सीधा डीबीटी के माध्यम से कैश उनके खातों में ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, और वो मार्केट से ही क्या करेंगे, अच्छी क्वालिटी का अनाज क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे। तो इस माध्यम से जो एफसीआई के गोडाउन में जो गड़बड़ी है, भ्रष्टाचार है, उसको हम जो है दूर कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर यह है कि मौजूदा जो जितनी भी गरीबी निवारण कार्यक्रम है वो भी जो है सफल बनाए जा सकते हैं। अभी होता यही है कि गरीबी निवारण के लिए सरकार कभी अनाज का वितरण करती है, तो कभी दवाइयों का, तो कभी किसी न किसी वस्तुओं सेवाओं का वितरण करती है, और जिससे जो सीधा धनराशि है वो उत्पादक को या वितरक को दी जाती है। इसकी वजह से जो कंपनी है वो तो पूरी की पूरी राशि हजम कर जाती है, और बदले में कम गुणवत्ता की वस्तुएं या सेवाएं जो है वितरित की जाती हैं। इसलिए जो जितने भी गरीबी निवारण कार्यक्रम हैं वह भी इससे क्या होते हैं, असफल होते हैं। और अगर हम डीबीटी के माध्यम से नगद कैश ट्रांसफ़र के माध्यम से सब्सिडी या वित्तीय अनुदान, वित्तीय सहायता देते हैं, तो उससे गरीबी निवारण के जो कार्यक्रम है
वह भी क्या हो जाएंगे, उनकी सफलता की दर बढ़ जाएगी। तीसरी चीज़, इससे सरकारी व्यय भी क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि यहाँ पर नगद कैश ट्रांसफ़र के माध्यम से जब कैश ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उसमें केवल और केवल क्या करना है, गवर्नमेंट को सीधा जो भी अमाउंट है वो बेनिफिशरीज के अकाउंट में क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। और ये जो प्रक्रिया है लगभग ये कैसी है, खर्च विहीन है भाई, सीधा बैंक अकाउंट से खातों में भेजना। भाई इसमें ऐसा भी नहीं है कि भाई पहले अनाज को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जा रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हो या उसको वहां पर स्टॉक मेंटेन करना है, तो इसमें जितनी ज़्यादा प्रक्रिया बढ़ेगी उतना ज़्यादा भ्रष्टाचार होने की संभावना है और उतनी ज़्यादा गड़बड़ी होगी। तो चूंकि डीबीटी के माध्यम से अगर कैश ट्रांसफ़र किया जाए तो इससे सरकारी व्यय कम होगा और चूंकि ये खर्च विहीन है इसीलिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वित्तीय अपव्यय है उसमें भी क्या होगी, कमी आएगी। और हम कह सकते हैं कि इसका जो सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये है। ठीक है, हमारे देश में कोई भी सरकारी योजना हो, चाहे वो पीडीएस के माध्यम से संचालित हो या फिर गरीबी को दूर करने की योजना हो या शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी योजना हो, वह सफल तभी हो सकती है जब जो बेनिफिशरीज हैं या लाभार्थी हैं उनकी पहचान सही से हो सके। अर्थात हमारे पास में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे हम फर्जी एवं असली लाभार्थी की पहचान कर सकें। अब यहाँ पर अगर हम कैश ट्रांसफ़र से ये वित्तीय सहायता देते हैं तो कैश ट्रांसफ़र के लिए किसकी ज़रूरत होगी, बैंक अकाउंट की ज़रूरत होगी। और चूंकि जो बैंक अकाउंट है वो वर्तमान समय में किससे जोड़े जा रहे हैं, आधार कार्ड से जोड़े जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर जो जितने भी फर्जी हैं, जो जितने भी फर्जी बैंक अकाउंट है, जो जितनी भी फर्जी लाभार्थी हैं, वो एक झटके में ही क्या होते हैं, इससे दूर हो जाते हैं। क्योंकि आधार कार्ड की नकली होने की संभावना भी कम होती है और जो बैंक अकाउंट जब जुड़ा होता है तो उससे बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, पारदर्शिता आती है। तो जब लाभार्थी की पहचान हो जाएगी तो योजनाओं की सफलता की जो दर है वो भी क्या होगी, बहुत बढ़ेगी। राइट, इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं के वितरण की जो प्रक्रिया से जो कई विभाग होते हैं उनकी भी संख्या क्या होगी, कम होगी। इससे सरकार को वित्तीय राहत भी प्राप्त होगी। इसके साथ ही जो आधार कार्ड से लिंक्ड वास्तविक खाताधारी लाभार्थी हैं उनके खातों में हम सीधा जो है पेंशन को पहुंचा सकते हैं। अर्थात कैश ट्रांसफ़र से पेंशन भी सीधा बैंक अकाउंट में भेजी जा सकती है, जिससे भी जो है ये पेंशन जो स्कीम है वो भी क्या होंगी, यहाँ पर सफल होंगी। नहीं तो हमारे देश में कई बार व्यक्ति की डेथ हो जाती है, राइट, और या फिर नहीं भी होती है तब भी कई फर्जी खातों में जो पेंशन घूमती रहती है। तो यहाँ पर पेंशन जो स्कीम है वह भी सफल हो जाएगी। वैसे ही छात्रवृत्ति भी हम जो है कैश ट्रांसफ़र के माध्यम से सीधा हम विद्यार्थियों के खातों में जो है वो भेज सकते हैं, राइट, स्थानांतरित कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और हम ये कह सकते हैं कि कैश ट्रांसफ़र के माध्यम से प्राकृतिक आपदा हो या फिर कोई संकट हो, उस समय पर भी हम बहुत तेज़ी से लाभार्थियों को चुन सकते हैं और उनके खातों में वित्तीय सहायता को भेज सकते हैं। जैसे जब हमारे देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन इम्पोज किए गए तो उसकी वजह से कई जो गरीब वर्ग हैं, मजदूर वर्ग हैं, उनको खाने की समस्या, खाद्यान्न समस्या थी वो बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो गई थी और लोगों का रोजगार भी चला गया था। इसके लिए सरकार ने निर्धारित किया था कि हमारे देश की जितनी भी महिलाएं हैं, गरीब वर्ग की जो जितनी भी महिलाएं हैं, उनके खातों में 500 रुपये प्रति महीना जो है वो भेजा जाएगा। और ये हुआ भी सही था। कोरोना काल में महिलाओं के खातों में 500 रुपये भेजे गए ताकि रोजगार ना होने की स्थिति में, खाद्यान्न की व्यवस्था ना होने की स्थिति में वह है कोरोना का जो दौर है इससे बाहर निकल पाएँ, राइट। वैसे ही आपको पता होगा कि एलपीजी सिलेंडर की जो सब्सिडी है वह भी क्या हो गई थी, भेजी गई थी। तो ये सब हम फटाफट कर पाए क्योंकि सीधी सी बात है कि यहाँ पर बैंक के खाते भी थे जो कि जिनके जो डाटा सरकार के पास में था, तो सरकार ने यहाँ पर जो जितना भी एक तरीके से निर्णय लिया कि कितना अमाउंट भेजना है और कितने महीने के लिए भेजना है और फटाफट ये जो है नगद हस्तांतरण या कैश ट्रांसफ़र के माध्यम से
ये वित्तीय जो सहायता है वो सीधा महिलाओं तक बहुत कम समय पर पहुंच गई। राइट, यहां पर इसके साथ ही जो जितनी भी शासकीय योजनाएं हैं और जिन योजनाओं में अगर सरकार वित्तीय सहायता देती है तो उस वित्तीय सहायता को भी हम लाभार्थियों को बैंक के खातों में जो है क्या कर सकते हैं, उनका भुगतान कर सकते हैं। इससे जो बाकी की सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो या किसी अन्य से संबंधित हो, वह भी सफलता से क्रियान्वित की जा सकती हैं। इसके साथ ही जो शासकीय सुविधाएं भी हैं, राइट, शासकीय सुविधाएं जैसे प्राकृतिक आपदा होने पर, महामारी के दौर में जो भी सुविधाएं गवर्नमेंट देती है उसको भी बड़ी आसानी से लाभप्रद बनाया जा सकता है। इसके साथ ही चाहे सब्सिडी की बात हो, शासकीय योजनाएं, शासकीय सुविधाओं की जो भी सहायता राशि है उसको बैंक के खातों में सीधा हस्तांतरित करके जो है कैश ट्रांसफर के माध्यम से भ्रष्टाचार, वित्तीय अपव्यय एवं वित्तीय लेन देन में जो गड़बड़ी है उसको रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। राइट, इसके साथ ही जो लोक वितरण प्रणाली में जो लीकेज होता था उसका भी समाधान निकाला जा सकता है। फिर भ्रष्टाचार में भी क्या की जा सकती है, कमी की जा सकती है। एवं सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जो सब्सिडी है वो कम से कम समय पर और समय पर लाभार्थी को प्राप्त हो सकती है। जैसे कई बार जब चेक के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से जब सरकार वित्तीय सहायता देती है तो वो लाभार्थी तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। राइट, इसीलिए जो राहत राशि है वो कई बार जो है वो उतनी ज़्यादा उपयुक्त नहीं होती। लेकिन हम यहाँ पर सीधा कैश ट्रांसफ़र के माध्यम से जो भी वित्तीय सहायता है उसको समय पर एवं कम समय पे लाभार्थी तक पहुँचा जा सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर डीबीटी के माध्यम से एलपीजी सब्सिडी को भी सीधा बैंक खातों में जो है हस्तांतरित किया जा रहा है, जिससे जो फर्जी लाभार्थी हैं वो भी कम हो रहे हैं। और वैसे ही चाहे जो केरोसिन की सब्सिडी हो वो भी सीधा खातों में भेजी जा रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यह है कि अगर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही करना हो, भ्रष्टाचार में कमी करनी हो, वित्तीय अपव्यय में कमी करनी हो, तो वहाँ पर डीबीटी के माध्यम से कैश ट्रांसफ़र से इन सभी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। अब ये तो हो गई लाभ की बात। यहाँ पर नगद लेन देन से कुछ समस्याएं भी होती हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि 11 नंबर में कि नगद लेन देन या कैश ट्रांसफ़र से कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, तो उनको भी हम यहाँ पर समझते हैं। तो पहली और सबसे महत्वपूर्ण तो यही हो जाएगी कि भाई जो जितनी भी वित्तीय सहायता है, सब्सिडी है, कोई भी अनुदान है, हम उसको बैंक खातों में सीधा क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और वो बैंक खाते किससे जुड़े हुए हैं, आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप सोचिए कि जो लाभार्थी हैं और जिनके पास में जो आधार कार्ड है, अगर आधार कार्ड की जो योजना है उसमें ही अगर खामियां हो तो फिर जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वही क्या हो जाएगी, गड़बड़ा जाएगी। क्योंकि हमारे देश में कई बार ये जानकारी निकल कर आई है कि जगह जगह पर जो है आधार कार्ड योजना जो है उसमें स्वयं में क्या है, कई प्रकार की खामियां हैं। कई बार कुछ व्यक्तियों के जो बायोमेट्रिक्स होते हैं वो आधार कार्ड से मैच नहीं करते हैं, या फिर जो आधार कार्ड है उसमें एड्रेस कई बार क्या होता है, गलत होता है। तो एक तरीके से अगर हम ये कहें कि अगर कैश ट्रांसफ़र से जो भी वित्तीय सहायता है वो आधार कार्ड लिंक बैंक खातों में भेजी जा रही है, परंतु अगर आधार कार्ड योजना ही गलत हो तो हम कह सकते हैं कि जब नींव ही गलत होगी तो फिर सीधी सी बात है पूरी योजना ही क्या होगी, गड़बड़ा जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो आधार कार्ड है वो हमारे देश में कई जगह पर फर्जी आधार कार्ड या जाली आधार कार्ड की जो भी समस्या है यह भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। कई बार आप सुर्खियों में पढ़ते होंगे कि इस सेंटर पर जो है फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। अब आप सोचो अगर फर्जी आधार कार्ड गलत होंगे तो बैंक का खाता और जो लाभार्थी वो पूरी तरीके से क्या होगा, एक गलत व्यवस्था इससे क्रिएट होगी। इसके साथ ही तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि अगर हम डीबीटी के सदुपयोग से, अगर डीबीटी के प्रयोग करके अगर हम वित्तीय सहायता या वित्तीय राशि को सीधा अकाउंट में भेज दें, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उस राशि का प्रयोग मूल उद्देश्य या लक्ष्य पर ही हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझिए,
कि भाई बच्चों की शिक्षा के लिए या पोषण के लिए जो है पैसा वो लाभार्थी के खाते में ट्रांसफ़र हो गया। अब लाभार्थी उससे गांजा पी रहा है, शराब पी रहा है, या एक तरीके से उससे जुआ खेल रहा है, भाई इससे ये कहाँ तक साबित होगा कि अगर सरकार ने स्वास्थ्य के लिए या शिक्षा के लिए पैसा भेजा है तो उस पैसे का खर्च शिक्षा पर ही होगा या स्वास्थ्य पर ही होगा, इस बात की गारंटी क्या है। और ये भी एक क्या है, इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान है कि भाई कई बार हम गरीबों के खाते में पैसे तो भेज देते हैं लेकिन वो उसका उस उद्देश्य में खर्च ही नहीं करते हैं, अर्थात मूल उद्देश्य या लक्ष्य पर ही उस राशि का खर्च हो। ये इस नगद हस्तांतरण या कैश ट्रांसफ़र की क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी खामी होगी। इसके साथ ही डीबीटी से यदि पीडीएस व्यवस्था भी समाप्त होती है, लोक वितरण प्रणाली प्रभावित होती है या फिर प्रभावित होती है या समाप्त होती है, तो उससे हमारे देश में जो 5 लाख उचित मूल्य की दुकानें हैं वह भी क्या होंगी, बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होंगी, उनका भविष्य भी स्पष्ट नहीं होगा। राइट, इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें अगला जो बिंदु है, यहाँ पर प्रत्यक्ष सब्सिडी में ये होता है कि गरीबों को कोई भी वस्तु या जो है सेवा उसको खरीदना पहले होगा, उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर उसके बाद में जो है सरकार उस राशि को क्या करेगी, खाते में भेजेगी। और यह जो प्रक्रिया है ना, इस वजह से क्या होता है कि कई बार जो निम्न वर्ग होता है, जो निम्न आय वर्ग होता है, वो उस उत्पाद को खरीदते ही नहीं है। भाई उनके पास में खरीदने के लिए भी तो सामान हो। जैसे अगर हम ये कहें कि भाई अगर कोई निम्न आय वर्ग का व्यक्ति अगर 30,000 का लैपटॉप पहले वो खरीद ले तो सरकार उसको 5,000 की क्या होगी, यहाँ पर सब्सिडी देगी। तो भाई पहले उसके पास में 30,000 तो हो, तब जाके वो उसको क्या होगा, 5,000 की सब्सिडी मिलेगी। वैसे ही अनाज है, पहले 5 किलो अनाज 20 रुपये के हिसाब से खरीदने के लिए पैसे तो हों, तब तो जाकर फिर उनको क्या मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि जब ज़रूरत हो उस समय निम्न आय वर्ग जो है वो बाजार कीमत पर उत्पाद खरीदने में क्या होता है, असमर्थ होता है। और यह भी जो है कैश ट्रांसफ़र की जो योजना है इसके लाभ को या इसके लिए क्या करती है, समस्या उत्पन्न कर सकती है। राइट, अब यहाँ पर ये तो हो गए डीबीटी के माध्यम से। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर नगद जो लेन देन है अगर उसको सरकारी योजनाओं के अलावा, राइट, अभी तक जो है हमने कैश ट्रांसफ़र गवर्नमेंट सर्विसेज जो सरकारी योजनाएं हैं, राइट, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं या पीडीएस सिस्टम है, उसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ा। अब अगर हम इसको अन्य परिप्रेक्ष्य में समझें तो यहाँ पर अधिक मात्रा में जो नगद लेन देन होता है जो आम जनता करती है, राइट, उससे भी कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती। जैसे क्या समस्या होती, अब आप समझिए, यहाँ पर चूँकि हम नगद लेन देन से जो है कैश ट्रांसफ़र से फर्जी जो है कैश ट्रांसफ़र से हम क्या करते हैं, जो फर्जी लाभार्थी होते हैं उनको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर यही जो है कैश लेन देन हो, ये कैश लेन देन से बचने के लिए जो है अगर आम भाषा में कहें तो जो बाजार में जब हम नगद में ट्रांजैक्शन करते हैं, खरीदी एवं बिक्री करते हैं, तो उससे भ्रष्टाचार एवं कर अपवंचन एवं काले धन की जो है समस्याएं और भी क्या होती हैं, बढ़ती हैं। आप समझिए कैसे बढ़ती हैं। जैसे अगर आप किसी भी दुकान पर अगर आप बिल नहीं लेंगे तो फिर वो जीएसटी को कैसे दर्शाएगा। भाई अगर आप बगैर बिल के दवाइयाँ खरीदते हैं, कोई वस्तुएं खरीदते हैं, तो दुकानदार के पास में उसका रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा, और रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा तो वो उसकी कितनी सेलिंग हुई है, कब हुई है, वो उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेगा और गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स पे नहीं करेगा। इसीलिए अगर हम समझें कि आम जीवन में जो हम नगद लेन देन करते हैं उससे कई बार भ्रष्टाचार भी होता है, राइट, उससे कर अपवंचन को भी क्या होता है, बढ़ावा मिलता है, और काले धन की जो है समस्या भी क्या होती है, और अधिक बढ़ जाती है। और इसी वजह से सरकार ने जो है नगद जो है लेन देन पर भी क्या लगाई है,
रोक लगाई है। जैसे अगर कोई भी व्यापारी है तो वो 2 लाख से अधिक की जो नकदी है वो स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि 2 लाख से अधिक का जो अमाउंट अगर ट्रांजैक्शन होगा, अगर वो ऑनलाइन से करेंगे, डिजिटल रूप में करेंगे, तो उनके पास में क्या होगा, रिकॉर्ड होगा, और उस रिकॉर्ड से ये समझ में आ जाएगा कि कोई भी व्यापारी किन और किन वस्तुओं एवं सेवाओं को बेच रहा है या खरीद रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि काले धन की समस्या को हल करने के लिए, कर अपवंचन की समस्या को दूर करने के लिए एवं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने निर्धारित किया है कि जो वित्तीय लेन देन है उसमें 2 लाख से अधिक नकदी का कैश जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा, और इसके साथ ही सरकार समय समय पर भी इसकी सीमा जो है वो निर्धारित कर सकती है। तो इसको बहुत अच्छे से समझना। जो पहले हमने पढ़ा था वो सरकारी योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में कैश लेन देन था, जो कि ये जो वाला पॉइंट है इससे पूरी तरीके से क्या है, अलग है। ठीक है, अब हम निष्कर्ष रूप में यही कह सकते हैं कि जो नगद लेन देन होता है या कैश ट्रांजैक्शन होते हैं उससे एक तो सरलता होती है और क्या होती है, सुगमता होती है। तो कैश ट्रांजैक्शन सरल है, सुगम है, इसके साथ ही समय की बचत भी होती है। परंतु हमने देखा था कि अगर अधिक जो आम जीवन में जो नगद लेन देन है उससे भ्रष्टाचार, कर अपवंचन एवं काले धन जैसी समस्याओं को भी बढ़ावा मिलता है। अतः हमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी योजना, अगर वित्तीय सहायता आम जनता तक पहुंचानी है तो डीबीटी के माध्यम से, यहाँ पर डीबीटी के माध्यम से जो योजनाएं हैं, सब्सिडी है या वित्तीय लेन देन है, उसको हम क्या कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये था यहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन के बारे में। अब चूंकि हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसके बाद में मैं आपको मॉडल्स क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता हूं, ताकि जो भी टॉपिक हम पढ़ चुके हैं घर पर आप उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था, मौद्रिक नीति, आरबीआई के कार्य, व्यापारिक बैंकों के कार्य, वित्तीय समावेशन, उसके बाद में हमने राजकोषीय नीति पढ़ी, फिर टैक्सेशन पढ़ा, और उसके बाद में हम सब्सिडी पढ़ी और नगद हस्तांतरण। तो इन सारे के सारे जो टॉपिक हैं इनके क्वेश्चंस यहाँ पर प्रस्तुत है, और आप जो भी मैंने पढ़ाया है और उसको रिवीजन करें और इन क्वेश्चंस को आप घर पर लिखने की कोशिश करें, ताकि आपकी जो है उत्तर लेखन शैली भी बेहतर हो सके। तो 3 अंक में जो है इस तरीके के प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। जैसे एसएलआर क्या होती है, मौद्रिक नीति क्या होती है, सीधी परिभाषा लिखिए। मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, वित्तीय समावेशन क्या है, सब्सिडी क्या है, राजस्व प्राप्तियां क्या है, पूंजीगत व्यय क्या है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, रेपो दर क्या होती है, खुले बाजार की क्रियाएं किसे कहा जाता है। इनकी परिभाषा हमको 1 या 2 पंक्तियों में देनी है, या इससे संबंधित जानकारी या इनकी परिभाषा हमको कम से कम शब्दों में बतानी है। अगला हो जाएगा यहाँ पर 5 अंक का प्रश्न, राइट। तो 5 अंक के प्रश्नों में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला, मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण लिखिए। ध्यान रखना यहाँ पर मात्रात्मक उपकरण नहीं पूछे हैं, इसीलिए सीआरआर, एसएलआर, फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसके बारे में नहीं देना है। जो मोरल सुएशन हो जाएगा, राइट, उस तरीके से जो गुणात्मक उपकरण है उनको यहाँ पर लिखना है। दूसरा, राजकोषीय नीति का महत्व क्या है, फिर नकद आरक्षण अनुपात क्या होता है, इसकी विस्तृत चर्चा करें। व्यापारिक बैंकों के सामान्य कार्य कौन से होते हैं, वित्तीय समावेशन का महत्व समझाइए, नगद लेन देन का महत्व समझाइए, अप्रत्यक्ष करों के लाभ या महत्व के बारे में बताइए। 11 नंबर में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, व्यापारिक बैंकों के कार्यों पर प्रकाश डालिए। तो जो व्यापारिक बैंकें हैं उनके सामान्य कार्य हो जाएंगे, आरबीआई के एजेंट के रूप में कार्य हो जाएंगे, राइट। और जो तीसरा पॉइंट था हमने वो भी मैंने आपको बताया था, तो उन सब के बारे में आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है। दूसरा, वित्तीय समावेशन हेतु वर्तमान में सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, इसकी विस्तृत चर्चा करना है। तो जब भी 11 नंबर का प्रश्न लिखना है, सबसे शुरुआत में हमें इंट्रोडक्शन लिखना है या प्रस्तावना। जैसे इसमें व्यापारिक बैंक है तो आप व्यापारिक बैंकों को परिभाषित कर सकते हैं, इसमें वित्तीय समावेशन को परिभाषित कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी कदम उठाए हैं आप उनको बहुत अच्छे से
लिख सकते हैं और अंत में वित्तीय समावेशन से संबंधित हमको क्या देना है, निष्कर्ष देना है। तीसरे नंबर पर आरबीआई के कार्य। फिर अगला प्रश्न है राजकोषीय नीति के प्रमुख घटकों की चर्चा कीजिए। फिर प्रत्यक्ष करों के लाभ एवं हानियों पर विचार कीजिए, राइट। तो इसमें भी प्रत्यक्ष कर को शुरू में परिभाषित करें, एक दो उदाहरण दें, फिर उसके लाभ एवं उसकी जो हानियां हैं उस पर विस्तृत चर्चा करें और अंत में क्या लिखना रहेगा, निष्कर्ष। फिर आखिरी सब्सिडी नियंत्रण के उपायों पर चर्चा कीजिए। ये तो हमने आज ही पढ़ा है। तो ये था जो हमने आज पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।